नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। और मुंबई से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दें। इस वक्त मैं मुंबई के माहिम इलाके में हिंदुजा अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और आपको बता दूं कि जो मुंबई के बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें से ये एक है जहां कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। जो बेड्स हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। ना वेंटिलेटर बेड है, ना आईसीयू बेड है और ना सामान्य बेड जो मौजूद होते हैं कोविड के लिए, ना वो बेड मौजूद हैं। तो इस तरह से जो प्राइवेट अस्पताल है मुंबई के, बीएमसी के डैशबोर्ड के मुताबिक 90% बेड उसके भर चुके हैं। इसी के साथ ही साथ आज चौंकाने वाली खबर एक आई डबल म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर, जिसका नया आंकड़ा आपको हम आगे बताएंगे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें यहाँ पर कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा आपको जो दिख रहा है वो रात के 8 बजे के बाद नहीं दिख पाएगा, जब सख्ती से आज से लागू होने वाला है। जो मिनी लॉकडाउन कल ऐलान हुआ था सीएम की तरफ से, उसे सख्ती से आज रात 8 बजे के बाद लागू किया जाएगा और इस तरह की भीड़ आपको मुंबई की सड़कों पर नजर नहीं आएगी, ऐसा वादा भी किया जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं शो में छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जिसकी राजधानी रायपुर में कोरोना को लेकर हालात बेहद बुरे हो चले हैं। शव को ले जाने के लिए अब वाहन भी कम पड़ गए हैं अस्पतालों के पास। ऐसे में जो रायपुर का अस्पताल है, भीमराव अंबेडकर अस्पताल, वो ट्रक का इस्तेमाल कर रहा है शवों को ले जाने के लिए। और एक ट्रक पर 1 या 2 नहीं बल्कि 7 से 8 शवों को ले जाया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ने। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल में, जहां पर जो कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को ट्रक पे ले जाया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए कि इस ट्रक पे शवों को ले जाया जा रहा है और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है। और इन शवों को ट्रक पर ले जाया जा रहा है। इस ट्रक के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है कोविड से, उन शवों को ट्रक के माध्यम से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। आलम यह है कि सरकार इन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मुहैया करा पा रही है। लगातार कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है और दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि एम्बुलेंस भी नहीं है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश यादव है। सर यहाँ पर कितनी की संख्या में बॉडियों को ट्रक पे रखा जा रहा है? नहीं, गाड़ी कमी होने के कारण सभी को एक ही जगह जाना, इसलिए रखा जा रहा है। किस चीज में लोड किया गया है बॉडियों को? आप तो देख रहे हो ना भैया। किस चीज में है? कितनी की बॉडी होगी? अंदर कितने की संख्या में बॉडी होगी? 7-8 बॉडी है। 7-8 बॉडी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं और लगातार कोविड की वजह से मौत हो रही है। और किस तरह से यहाँ पर शवों को ले जाया जा रहा है, हम बात भी करने का लगातार। देखिए, ये हम रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में हैं, जहाँ पर जो कोरोना वायरस से जिनकी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री 100 वाहन नगर पालिका नगर निगम द्वारा इन्हें 100 वाहन में ले जाया जा रहा है। स्थिति यह है कि इनके 100 को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पूजा आपको बता रही थी कि मुंबई में क्या हालात हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं दिल्ली के इंडिया गेट की। अमूमन देखते हैं कि आप यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। दिल्ली में कर्फ्यू नहीं लगाया गया आधिकारिक तौर पर, लेकिन आप देखेंगे आपको यहाँ शांति नजर आएगी। यहाँ पर आपको पर्यटक भी नहीं दिख रहे होंगे। और दिल्ली में भी हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में 240 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। चाहे वो शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान, वहाँ पर जिनके लोगों ने जान गंवाई है उनकी भीड़ लगी हुई है अंतिम संस्कार के लिए। शमशान घाट में एक के बाद एक चिताएं जल रही हैं, तो कब्रिस्तान में अब दफनाने के लिए ज़मीन भी कम पड़ने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीरें हैं। 4 चिताएं जल रही हैं, 5वीं इंतजार में है। कोरोना से मारे गए लोगों के शव लिए कई शव वाहिकाएं कतार में हैं। 27 साल के गौतम के दादा की कल रात कोरोना से मौत हो गई। वो सुबह 8:30 बजे से उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन 5 घंटों के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। 2 घंटे में तो रिसिप्ट मिली है लकड़ी के लिए और अभी लकड़ियां लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ के पास बने सबसे बड़े कोविड कब्रिस्तान की हैं, जहां जेसीबी से एक के बाद एक कब्रें खोदी जा रही हैं। कब्रिस्तान के रखरखाव के जिम्मेदार शमीम बताते हैं कि हालात पिछली बार से बहुत बुरे हैं।
अब कब्रिस्तान में सिर्फ 90 से 100 कब्रों की जगह है और इसी रफ्तार से शव आते रहे तो 10 दिन से कम वक्त में ये कब्रिस्तान भर जाएगा। अगर आप कह रहे लगभग 100 की जगह बची है तो अगले 10 दिन में ये पूरा भर जाएगा कब्रिस्तान। जो कोविड ब्लॉक है वो तकरीबन भर ही जाएगा। हालात कोरोना से इस कदर ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहीं शमशान में लकड़ियां कम पड़ रही हैं जलाने के लिए, तो कब्रिस्तानों में अब ज़मीन कम पड़ रही है दफनाने के लिए। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात एक बार फिर से महाराष्ट्र की करते हैं, जहां रोजाना अगर आप देखें तो 60,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। अगर कुल एक्टिव मामलों की बात करें जो देश भर में हैं, उनके करीब 48% जो मामले हैं वो महाराष्ट्र से ही हैं। केंद्र सरकार ने खुद माना था कि करीब 20% जो मरीजों के सैंपल हैं महाराष्ट्र से वो पता चले हैं कि उसमें डबल म्यूटेंट वेरिएंट था, और अब नई रिपोर्ट में पता चल रहा है कि 61% सैंपल में इस तरह से डबल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है। लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। स्टेट टास्क फोर्स जिसका महाराष्ट्र सरकार ने गठन किया था, उन्होंने बताया कि ये बेहद चिंताजनक है अगर ये सच है। साथ ही कहा कि ये एक वजह हो सकती है कि इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट पुणे के ससून मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिल्ली में एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भेजी है। वहां से ये रिपोर्ट राज्य के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम को आती है और तब राज्य का आईडीएसपी सभी जिलों के साथ ये रिपोर्ट साझा करता है। महाराष्ट्र में ज्यादातर जीनोम सीक्वेंसिंग या मैपिंग 2 लैब कर रही हैं और नए प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कोरोना ने अपना रूप बदला है तो ये नतीजे जारी करने की जिम्मेदारी एनसीडीसी या केंद्र की एजेंसियों की है। जीनोम सीक्वेंसिंग इस बात के लिए ज़रूरी होती है कि कोविड का वायरस किस तरीके से अपना आकार प्रकार बदल रहा है, इसकी जानकारी हमें लगातार मिलती रहे। कोविड से लड़ने के लिए जो टास्क फोर्स है वो साफ कर रही है कि कोविड के सैंपल को गहराई से जल्द समझना होगा, वरना देर हो जाएगी। जब भी ये डबल म्यूटेंट्स पाए गए जनवरी और मार्च के बीच जो है ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, तो सबसे पहली बात तो हमको और जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल्स लेनी जरूरी है कम्युनिटी में से। सिर्फ 360 के ऊपर ये नहीं कह पाएंगे कि क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से केसेस इतने जोर से फैल रहे हैं, इतनी जल्दी फैल रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि महाराष्ट्र और देश में जो वायरस फैल रहा है वो नए वेरिएंट की वजह से हो रहा है या हमने पहले के संक्रमण में ही ढिलाई बरती है। कोविड से लड़ाई में डेटा एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है और हथियार है। इसके बिना सरकार ये तय नहीं कर पाएंगी कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत आने वाले वक्त में पड़ने वाली है या कितने ज्यादा बेडों की जरूरत अस्पतालों को होगी। ये तभी संभव है जब हमारे पास पूरा डेटा हो, हमें ये पता हो कि टीका के बाद किस तरीके की प्रतिरोधक क्षमताएं हमारे शरीर ने तैयार कर ली हैं, या हमें ये पता हो कि जिनको कोविड हो चुका है उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमताएं किस किस्म की रहने वाली हैं। और जो नए किस्म का वेरिएंट आ रहा है या कोविड अपना आकार प्रकार बदल रहा है, उसकी भी लगातार जानकारियाँ हमें लेती रहनी पड़ेंगी और इसमें देरी हम सब के लिए एक खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ बने हुए इसी खबर पर। अभिषेक जी, जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, 61% डबल म्यूटेंट वेरिएंट पाया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितनी चिंता की बात है इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करना, और जिम्मेदारी किसकी बनती है, केंद्र की या राज्य की? देखिए, दोनों की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन केंद्र ने जब अपने सर पे ये ले रखा है कि उनको सार्वजनिक करना है नए प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। दिल्ली की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें उन्हें बताना चाहिए। देखिए, राज्य की सरकार कह रही है कि हमें तो मौखिक तौर पे बस बताया गया है कि जो वेरिएंट है वो 15 से 20% जो है वो डबल म्यूटेंट है, यानी कि वो अपना आकार बदल चुका है, कोरोना अपना आकार बदल चुका है। तो ये जो आकार प्रकार बदला है ये अभी तक भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। अगर इसको वक्त रहते बता दिया जाता तो शायद तैयारियां ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। और ये सिर्फ किसी महाराष्ट्र की अकेली समस्या नहीं हो सकती है, ये मध्य प्रदेश की भी उतनी बड़ी समस्या है, ये महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात की भी उतनी बड़ी समस्या है। अगर राज्यों को पहले से पता होगा, राज्यों की भी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने सैंपल्स कलेक्ट करें, वक्त पर पहुँचें, ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट करें और भेजें। देखिए, अगर लड़ाई लड़नी है तो ये लड़ाई कोई दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, सारी लहरें आएंगी और इन लहरों से लड़ने का एकमात्र तरीका है कि ऑक्सीजन और बाकी की सप्लाई चेन कितनी बनाई जाए, कितनी कम की जाए,
इसके लिए आपके पास डेटा हो। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप लड़ाई में वैसे भी अधूरे हैं। किसी भी युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने दुश्मन के बारे में जानकारियां इकट्ठा करें। कोरोना अगर हमारा दुश्मन है, हमारी इस समय मानव जाति का, तो उससे लड़ने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम उसके व्यवहार को समझें, और उसके व्यवहार को समझने में हम अपनी लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। और ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास क्या लैब नहीं है, क्या हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि उसको समझने के लिए वो आकार कैसे बदलता है, प्रकार कैसे बदलता है, क्या हमारे पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं या हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं। ये सब अगर नहीं है तो एजेंसियां सरकार को बताएं, केंद्र सरकार को, उसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। ये जो चीज़ें लगातार बदल रही हैं, इनको इस इंफॉर्मेशन का भी उसी तरीके से युद्ध, जैसे हम कहते हैं कि टीकाकरण युद्ध स्तर पर करना है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन या जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, बदलता हुआ कोरोना है, उसकी भी जानकारी हमें युद्ध स्तर पर नहीं खड़ी करनी चाहिए क्या? और राज्य सरकार केंद्र पर डाल दे कि ये केंद्र ने हमको अभी नहीं बताया है था। अगर केंद्र ने नहीं बताया था तो राज्य की सरकारों के पास इंफॉर्मेशन की कमी है, तो सिर्फ ये महाराष्ट्र की समस्या नहीं हो सकती है। हमने जो स्टोरी की है पूजा, आपको भी टास्क फोर्स के लोगों ने बताया है, हमें भी पता है कि आपके पास अगर ये जानकारी नहीं है कि किस किस्म का वायरस है, ये पहले वाला ही है, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि ये वायरस बदला हुआ वायरस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या जो संक्रमण पहले से था उसमें हमने ढिलाई बरती उसकी वजह से बिगड़ गया। तो इस सब के लिए किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार डेटा कलेक्ट करें, हम उसको एनालाइज करें, हम उसको जीनोम सीक्वेंसिंग या मैपिंग करें। उस मैपिंग को केंद्र की सरकार प्रोटोकॉल में ना अटकाए। तो प्रोटोकॉल में अगर आप नहीं अटकाएंगे तो लोगों को ज़्यादा, जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत बड़ी मदद होगी, और इस समय इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी मदद हो सकती है। पहले ऑक्सीजन के बाद तो भी मसला आएगा कि ऑक्सीजन कितनी लानी है और बेड कितने तैयार करने हैं। पूजा जी अभिषेक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार कोरोना का वायरस टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। RT-PCR के लिए नाक और गले से लिए जाने वाले स्वैब में भी ये पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये चेस्ट और लंग्स में डेरा डाल रहा है। कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने पर और लक्षण बरकरार रहने की सूरत में डॉक्टर दूसरी तरकीब अपना रहे हैं, और तब जाकर पता चल रहा है कि मरीज वाकई कोरोना से संक्रमित है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना का वायरस बहरूपिया है, रूप तो बदल ही रहा है, वहीं नाक और गले से लिए गए स्वैब के RT-PCR टेस्ट के जरिए भी पकड़ में नहीं आ रहा। ये दिक्कत पहली लहर में भी थी, पर इस दूसरी लहर में ये समस्या ज्यादा मरीजों में आ रही है। तो अक्सर हमने देखा कि जो वैसे नॉर्मल नोज से लेने से जो सैंपल नेगेटिव आ रहा था, जब हम लंग्स के अंदर से जाके वो सैंपल लेते हैं वो पॉजिटिव होता है। ये दिक्कत एक अस्पताल तक नहीं सिमटी। जो कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हैं, उनको कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी दिक्कत से दो चार होना पड़ रहा है। कोरोना की तमाम और दूसरी चेंजेस ये CT स्कैन्स में नजर आ रही हैं। पहले ये 5वें 7वें दिन ये CT स्कैन की रिपोर्ट है, जो कि नॉर्मल CT होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये देखिए दूसरे दिन का CT स्कैन है जिसमें 50% लंग इन्वॉल्व है। ये उसी पेशेंट का तीसरे दिन का इन्वॉल्व है जिसमें 70% लंग इन्वॉल्व है। वहीं ICMR का कहना है कि अब भी RT-PCR ही कोरोना के वायरस को पकड़ने का जरिया है, और टेस्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड भी। 3-4 ऐसे रह जाएंगे कि चेस्ट एक्सरे में दिखाई देगा जो चेंजेस हम कहते हैं, पैचेस हो या अलॉन्ग विद दैट सिर्फ चेस्ट एक्सरे से कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। तो अब कोरोना का लक्षण आपको हो और रिपोर्ट निगेटिव आ रहा हो तो भी लापरवाही नहीं। आप स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए, खांसी के लिए खांसी का कुछ दवाई ले सकता है, मतलब लक्षण का माफिक दवा, पैरासीटामोल बुखार के लिए है, जो लेकिन खुद को डायग्नोसिस नहीं करना है। आपको लगता है कि सांस फूल रही है या बुखार ज्यादा हो रहा है, आप आगे बढ़िए और डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। वायरस को लेकर चिंता और चुनौती बरकरार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CBSE बोर्ड की परीक्षाएं
अब टाल दी गई हैं। अगर आपको बताएं तो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाएं अभी अनिश्चित काल के लिए टाली गई हैं। 12वीं की परीक्षा पर फैसला 1 जून को होगा। 10वीं का रिजल्ट अंदरूनी मूल्यांकन के आधार पर निकाला जाएगा। अगर कोई छात्र इस रिजल्ट से असंतुष्ट होता है तो वो बाद में परीक्षा दे सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक में ये फैसले लिए गए।